हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, जो आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है, दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 5। हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था करीब 10 से 12 लेक्चर अपने को लगेंगे। तो आज अपन लोग जो चर्चा करने वाले हैं, बेसिकली जो आज हमारी चर्चा का विषय होगा उसमें से मेरी कोशिश तो यही थी कि इस लेक्चर के अंदर अपन लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, तीनों चीजें मैं कवर करूं। लेकिन अपन यहां पे आज दो चीजें तो 100% कवर करेंगे, एक फ्लक्स और एक गॉस लॉ। अगर देखा जाएगा टाइम अच्छा खासा बचेगा तो अपन करेंगे, अदरवाइज अपन लोग क्वेश्चंस के जरिए आगे बढ़ेंगे। और अगली जो क्लास होगी, अपना जो अगला लेक्चर होगा, अगला नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उसमें हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस। फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल की तरफ में, ठीक है ना। अपना फील्ड का काम खत्म होगा। तो चलो आ जाओ, आप लोग पेन पेपर उठाओ फटाफट और आप हेडिंग लगाएंगे आज के लिए। सबसे पहले हमें समझना होगा एरिया वेक्टर क्या होता है। पहली बात जो हमें समझनी है, दैट इज द एरिया वेक्टर। हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल ये क्या होता है, मतलब क्या है इसका, चलो देखते हैं। सदिश क्षेत्रफल जो है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जो क्षेत्रफल है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। बट आज हम क्या देखना चाहते हैं, एरिया वेक्टर समझना चाहते हैं कि जो एरिया है उसका फैक्टर का जो एरिया है वो वेक्टर फॉर्म में क्या हो सकता है, जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने एक शीट ले ली, ठीक है ना, ये कोई एक समतल प्लेट है जिसका कुछ एरिया ए। अब सवाल ये आता है कि भाई ठीक है, इसका एरिया ए है, अब ये बता दो मुझे इसकी डायरेक्शन क्या। तो भाई एरिया का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो हमने इसके लिए एक नया टर्म डिफाइन किया जिसे हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं, जो कि हमेशा उस एरिया के जो भी वो एरिया है उसके परपेंडिकुलर होगा। ऑलवेज कैसा होगा, ये उसके परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। अच्छा, ये हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो एरिया वेक्टर होता है ना, ध्यान देना मेरी बात को, जो एरिया वेक्टर है ये हमेशा नॉर्मल होता है, उसके जो भी प्लेन होगा आपके उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके लंबवत होगा। समझ रहे बात को? तो ये अपन पास एक कोई एरिया था जिसका ये हमने क्या ले लिया, एरिया वेक्टर ले लिया। अब जो हमें पता है ये डायरेक्शन बता रहा है, किसकी डायरेक्शन किधर है, तो इसको ऐसे ना लिख करके हम लोग केवल कैप के रूप में लिख लेते हैं, यानी हमने लिख लिया इसे एन कैप। तो भैया इसका जो ये हमारे पास जो शीट थी, इसका कुछ एरिया ए था और उसका जो एरिया वेक्टर है वो हमने मान लिया एन कैप है। उसकी जो डायरेक्शन है, तो हमारा जो एरिया वेक्टर ए है वो क्या हो जाएगा, ए इंटू में एन कैप। भाई आप एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हो, इकाई सदिश। मान लो कोई एक वेक्टर ए है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना होता है तो आप क्या लिखते हो, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ऑफ, सॉरी, जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड, है ना, यही लिखते हैं। तो भाई एन कैप यहां क्या बता रहा है, इस एरिया वेक्टर का, ऐसे सीट रखी हुई है और ये जो परपेंडिकुलर है इसका ये क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर। तो ये जो एन कैप है ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, तो एन कैप की वैल्यू यहां से भी क्या होगी, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए। अब ए क्या है, इस एरिया, ये मैग्नीट्यूड है, तो कायदे से जो एन कैप है वो कुछ नहीं, वो सिर्फ यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताने के काम आता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या काम करेगा, डायरेक्शन को बताने का काम करेगा कि भैया इसका डायरेक्शन क्या होगा। समझ रहे बात को? ओके, हाँ, तो मैं कहां पे था, एरिया वेक्टर। अब समझना, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, एरिया के परपेंडिकुलर होगा। अब दो तीन बातें समझो, कई बार आपको जरूरत किन किन चीजों की पड़ सकती है उसको समझते हैं। जैसे मान लो, ये उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी, हमेशा आपको जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है वो बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर सबसे पहली बात, ठीक है ना, जो एरिया वेक्टर होगा आपका सदिश क्षेत्रफल होगा,
इसकी खास बात क्या है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा किसके, सरफेस के, जो भी आपका सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे समझ लो मैंने एक ये शीट ले ली, इमेजिन करो ये मेरे पास एक शीट थी, है ना। अब इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में। तो अगर आपको ऐसे सिंगल शीट दिखती है, इस तरीके से ओपन सरफेस दिखता है, तो आप दोनों डायरेक्शन में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो अपने पास ये फोन है, ठीक है ना, तो अब ये इसका प्लेन है, ये इसका एरिया हो गया। अब आप इसके अबाउट इधर भी ले सकते हो, ये भी आपका एरिया वेक्टर होगा और ये भी एरिया वेक्टर आपका हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे कोई सिंगल शीट दिखती है तो इसका एरिया वेक्टर अपने पास दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, पॉसिबल है, समझ रहे बात को। लेकिन अगर आपके पास कोई 3D स्पेस है, जैसे मान लो आपने एक क्या ले लिया, जो है इमेजिन करते हैं अपन, एक क्यूब आपने ले लिया, समझना थोड़ा सा। अगर आपके पास कोई क्यूब है, क्यूब या क्यूबाइड जो भी आपने लिया, कोई भी 3D बॉडी, ठीक है, तो इसका जब भी आप एरिया वेक्टर लेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को बच्चा लोग। अब जैसे मान लो मैंने इसका एक सरफेस, ये नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, और ये रहे ऊपर वाले सरफेस, ये 4, ठीक है ना, ऊपर वाले, इनको हमने नाम दे दिया है कुछ पी क्यू आर एस, समझ रहे बात को। तो अब ये जो पी क्यू आर एस है, ये ऊपर वाला सरफेस। अब इसका जो एरिया वेक्टर अगर आप डिजाइन करना चाहो तो बहुत ध्यान से समझना है कि पॉइंट को बच्चा लो, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये जो सरफेस ऊपर वाली है, ठीक है, ये ऐसे, अब इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर भी जाएगा, भाई सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर वाला भी है, सरफेस के परपेंडिकुलर तो नीचे वाला भी है, यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अब हम कौन सा मानेंगे, ऐसे ही ये वाला जो प्लेन है, ये वाला कौन सा आपके पास बी डी या बी आर एस डी, जो ये वाला प्लेन है, समझना, जो ये वाला सरफेस आपको दिख रहा है, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये ऊपर वाला हमने लिया था, अभी कंसीडर किया था, थोड़ा सा कलर्ड कर लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगी चीजें। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं, ये वाला सरफेस, अब इस वाले सरफेस की वजह से, चलो अभी इस वाले को देखो, पकड़ो इसको थोड़ा सा, तो इसकी वजह से मान लो मैंने यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एरिया का छोटा सा पार्ट, तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर भी हो सकता है और एरिया वेक्टर इसका इनसाइड भी हो सकता है, ठीक है, एरिया वेक्टर इनसाइड भी हो सकता है और एरिया वेक्टर आउटसाइड भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। हम किसको मानेंगे एरिया वेक्टर, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जब ऐसे कोई क्लोज बॉडी दिखेगी ना आपको, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, या फिर आपके पास क्यूब है, आपके पास क्यूबाइड है, तो ऐसे जब आपको कभी भी क्लोज बॉडी दिखेगी तो जो एरिया वेक्टर आप लोगे, एरिया वेक्टर विल जो होगा वो हमेशा ऑलवेज सरफेस के तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमेशा आउटवर्ड होगा। हमेशा आप डायरेक्शन में किधर मानोगे, आउटवर्ड मानोगे। जैसे मान लो ये आपने स्फीयर लिया है, अब स्फीयर का ये छोटा सा आपने एरिया लिया, तो एरिया वेक्टर आप हमेशा आउटवर्ड लोगे, हमेशा किधर लोगे, आउटवर्ड लोगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने ये सिलेंडर ले लिया, ठीक है ना, ये सिलेंडर है आपके पास और इसका आपको एरिया वेक्टर लेना है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता था, इधर भी, लेकिन आप लेंगे कौन सा, जो आउटवर्ड है, बाहर जाता हुआ। तो दो बात ध्यान में रखना, एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और दूसरा अगर आपके पास कोई क्लोज बॉडी है, बंद निकाय है, ठीक है ना, क्या है आपके पास कोई क्लोज बॉडी है, तो ये हमेशा क्या होगा, सरफेस के आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर तो होगा, साथ ही साथ किधर डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड यानी बाहर की डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो इस सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं, ये जो सरफेस है आपके पास, कौन सा सरफेस बच्चा लोग, तो ये सरफेस जो आपके पास ACPQ है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, आप लोग इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से, समझ रहे बात को। ऐसे ही जो ये नीचे वाला सरफेस है आपके पास, नीचे वाला सरफेस कौन सा है, ABCD, नीचे वाला सरफेस कौन सा है, ABCD, जो आपके पास नीचे वाला सरफेस दिख रहा है, मैं ऊपर के लिए मैं देख लूं कैसा दिख रहा है, हाँ एकदम ठीक दिख रहा है, चलो बढ़िया। तो ये जो सरफेस ABC है और एक सरफेस जो ये ऊपर वाले PQR है, समझ रहे बात को। तो ये जो ऊपर वाला सरफेस PQR है, इसकी वजह से अपवर्ड, ये इसकी वजह से डाउनवर्ड। तो हमेशा ऐसे जो पीछे वाली सतह होगी कौन सी, ABRQ, कौन सी ABRQ, इसकी वजह से, जैसे ये देखो ये वाली सतह हो गई पीछे वाली ABRQ, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं आपको बच्चा लोग,
कि जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के तो परपेंडिकुलर होगा, बट अगर क्लोज बॉडी है तो हमेशा सरफेस के आउटवर्ड लेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी एरिया वेक्टर को लेकर के, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं इतने बात में कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब जो हमारा टॉपिक है, जो हमें आज मेन चर्चा अपने को करनी थी, ठीक है ना, जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, जो काफी ज्यादा समय अपना बीत चुका है, काफी समय जो ले चुका है, जो पॉइंट जो चीजें अपनी, मैं थोड़ा सा यार ब्राइटनेस बढ़ा लूं क्या, काम करते हैं। चल अगली रीडिंग हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चा लोग, कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिंपल सा है डेफिनेशन इसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, सरफेस से तो पास हो रहे लेकिन कैसे, परपेंडिकुलरली, सरफेस के परपेंडिकुलर जो पास हो रही है लाइनें, ठीक है ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन गुजर रही है। जैसे आप इमेजिन करो, वो छोड़ो फालतू के लिए, मैंने यहां पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया, समझ रहे थोड़ा सा, और यहां से मैंने कई सारी जो है अपनी क्या बनाई, फील्ड लाइन मैंने डिजाइन कर ली, कई सारी हमने क्या डिजाइन की, यहां से फील्ड लाइन हमने डिजाइन की, समझ। ये कोई सोर्स है जहां से कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, हम भी इमेजिन कर लेते हैं कि नीचे से भी सेम प्रोसेस चल रहा होगा, नीचे भी, ठीक है ना, इधर से भी कई सारी फील्ड लाइन निकल रही होंगी। चलो मान लेते हैं, 1 मिनट का मुझे ऐसे टाइम देना बच्चा लोग, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है ना, क्या मास्टर साहब टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ये हमने मान लिया, ऐसे इसके चारों तरफ फील्ड लाइन निकल रही होंगी, परेशान मत होना उसके लिए, ठीक है। ये अपने पास क्या है, फील्ड लाइंस है, ठीक है ना, ये हमने मान लिया है कोई एक पॉइंट चार्ज, ये कोई क्या था अपने पास, एक पॉइंट चार्ज। अब हम यहाँ पे जगह जगह पर कुछ एरियाज बना दे रहे हैं, हमने एक एरिया मान लो यहाँ पर बना ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ये हमने, अच्छा ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा स्फेरिकल लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा, है ना, फील आएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो लाइनें जा रही हैं वो थोड़ा सा स्फेरिकल शेप में जा रही है। तो हमने एक यहाँ पर, चलो ले लिया हमने एक फील्ड एरिया, हमने यहाँ पे ले लिया, ये छोटा सा सर्कुलर कॉइल ले लिया मान लो, ठीक है, एक यहाँ से हमने और बड़ा ले लिया, एक यहाँ पर हमने और छोटा ले लिया, समझना थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूं कि एक यहाँ के साथ इतना ही बड़ा, या ये जो छोटी वाली है, एक मैं यहाँ पे बना रहा हूं छोटी वाली, ठीक है। ये मैंने 4 अलग अलग क्या लिए हैं, एरियाज ले लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जा रहे हो, फील्ड लाइन उतनी ही निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी फील्ड लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड लाइन निकल रही है। अगर मैं यहां पहले सरफेस से पूछूं भाई कितनी लाइनें गुजर रही हैं, तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइनें गुजर रही हैं, 5 लाइनें। इससे 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें, इससे कितनी गुजरी, 7, इससे तो लगभग 9 की 9 गुजर रही, और इससे एक, ये तो गुजर नहीं रही, इससे 1 2 3। तो अलग अलग सरफेस से हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग फील्ड लाइनें निकल रही हैं, समझ रहे बात को। अच्छा अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा और बेसिक समझने के लिए मैं आपसे काम कहूं कि आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, थोड़ा सा और बेहतर फील करने के लिए क्या बनाओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, ठीक है बच्चा, ये हमने एक छोटा सा एरिया लिया, एक हमने और बड़ा एरिया लिया, ठीक,
दो एरियाज हमारे पास है, ये छोटा वाला है और ये बड़ा। हम आपसे पूछे ये बताओ यहां से कितनी लाइन गुजरी, 1 2 3, आप कहोगे सर 3 लाइन, यहां से 1 2 3 4 5 लाइन गुजरी, मान लेते हैं यहां से 5 लाइन गुजरी। तो ये जो फील्ड लाइनें गुजर रही है इसके परपेंडिकुलर ऐसे सरफेस रखा है भाई, इससे 2 लाइन जा रही है, इससे 5 लाइन जा रही है, यहां पे भी सेम कहानी हो रही है। ऐसे एक सर्कुलर रिंग रखी हुई है, इसके परपेंडिकुलर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइनें। तो ये जितनी फील्ड लाइनें गुजर रही हैं, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं एक काम और करो, इसी सरफेस को थोड़ा सा घुमाओ और ऐसे रख दो इस बार, ठीक है, बनाने में तो अच्छा ये बड़ा वाला ही है, ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमाओ और इस तरीके से रखो, मैं दूसरे मार्कर से बनाने की कोशिश करता हूं, ये ऐसे रख दो, ऐसे। तो जब आपने ऐसे रखा, इसको फील करने के लिए मैं थोड़ा सा काम करता हूं, आप यूं समझो, जैसे मान लो ये मेरी जो चार के चारों फिंगर्स है ना, ये फील्ड लाइन है, क्या है फील्ड लाइन। मैंने सरफेस ऐसे रखा था, ठीक है, सरफेस मैंने ऐसे रखा था, तो ये चार के चारों फील्ड लाइनें ऐसे गुजर रही थी। अब मैं सरफेस को धीरे धीरे मैं घुमाऊं, इस एंगल पे लेके आया, अब क्या होगा, चार के चारों तो नहीं निकलेंगी ना, या मैं थोड़ा सा और मैंने घुमाया, अब चार के चारों नहीं निकलेंगी, कुछ ऊपर से निकल जाएंगे, एक आध निकलेंगे। अब मैंने घुमा करके इसको ऐसे कर दिया, ऐसे। अब क्या होगा, एक भी फील्ड लाइन इस सरफेस को नहीं काटेगी, सरफेस से होकर नहीं गुजरेगी, कुछ ऊपर निकलेगी, कुछ नीचे निकलेगी। अब जब ये सरफेस हमारा ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर किधर है बच्चा लोग, ध्यान दो, एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये ऊपर की तरफ, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। ये सरफेस जब ऐसा था तो एरिया वेक्टर किधर था, ये इधर की तरफ मान लो या इधर की तरफ मान लो। तो अब कुछ बातें यहां से सुनो जरा मेरी, क्या पहली बात ये, थोड़ा सा फार्मूले वगैरह पे आते हैं अपने काम पे, ये फालतू वाली चीजें थी, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा यहां से अपने को टाइम वेस्ट करना थोड़ा सॉरी उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि अपने को यहाँ पे इतना टाइम देने की जरूरत थी नहीं बस, है ना। चलो तो हम समझते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं। तो इसके लिए जो अपन लोग फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या देखते हैं, फार्मूला पे आते हैं। तो जो फ्लक्स होता है तो फाई, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएस, वो भी क्लोज इंटीग्रेशन। क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, यानी कि डीएस क्या है अपने पास यहां पर, तो यहां पे ध्यान देना कि जो फ्लक्स है, जो फाई ई है वो क्या होता है, दैट इज द फ्लक्स। जो वेक्टर ई है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो डीएस है वो क्या है, आपका एरिया वेक्टर है, या आप ये समझ लें कि एरिया का हमने कहीं पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, वो हमारा एरिया वेक्टर। अच्छा, इसको कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, अगर मान लो मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, अगर ई अपना कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई अपना कांस्टेंट हो जाएगा, तो फाई ई आपको क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, यही होगा। अब मान लो तो फाई ई की वैल्यू क्या आएगी, ई यहां पर क्या मिलेगा, डी एस कॉस थीटा। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि जो थीटा है, थीटा अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि जो आपका प्लेन है, जो आपका सरफेस है, वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, हैं। ये क्या बोल रहे गुरुदेव, 0 का मतलब परपेंडिकुलर है, हाँ 0 का मतलब परपेंडिकुलर है। ये बात थोड़ी सी ऐसी लग सकती है कि ये कैसे हो सकता है भैया, परपेंडिकुलर का मतलब 0 कब से होने लगा, हम तो आज तक पढ़ते हैं परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री, आप 0 क्यों बता रहे भैया। सुनो, मैंने क्या कहा है कि जो आपका प्लेन है ना वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, जो आपका प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ऐसे फील करो, यानी कि जो प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे क्या फील करो यार, थोड़ा सा ये बात हजम नहीं होगी, ऐसे ये फील्ड लाइन है, ठीक है, और ये आपका सरफेस, तो ये सरफेस, ये फील्ड लाइन, ये उंगली इधर जा रही है, ध्यान देना, ये उंगली इधर जा रही है, ये फील्ड लाइन है उंगली, और ये सरफेस है ऐसे, ठीक है, ये सरफेस है और ये फील्ड है, यानी एंगल 90 डिग्री। लेकिन एक बात बताओ बंधु, हमें ये फील्ड से थोड़ी मतलब है, एंगलवा कौन सा, एरिया वेक्टर वाला है, एंगल कौन सा है, एरिया वेक्टर वाला। एरिया वेक्टर किधर होगा भैया, हमें प्लेन से थोड़ी मतलब है, हमें किससे मतलब है,
एरिया वेक्टर से। किससे मतलब है? एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बच्चा लोग? तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये लो, बाहर की तरफ। फील्ड लाइन भी किधर जा रही है? इसी डायरेक्शन में, समझना। देखो मान लो आपका ये फील्ड लाइन होगी बाहर की तरफ, ठीक है। रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, ये फील्ड लाइन भी बाहर की तरफ है, एरिया फील्ड लाइन भी इधर जा रही है, एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0। थीटा क्या है? थीटा को समझ के रखना भैया। थीटा क्या है? यहां पे जो थीटा है ये कौन सा कोण है बच्चा लोग? ये एंगल है बिटवीन द एरिया वेक्टर। किसके लिए है? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके बीच का एंगल है बच्चा लोग? तो ये एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? प्लेन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या कि जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है ना, वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। समझे बात को? इस केस में cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो आपको जो फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स क्या मिलेगा भैया? E इंटीग्रेशन ds। अब एरिया का पूरा इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा? E इंटू, मान लेते हैं पूरा एरिया है, तो इसे कई बार कई जगह पे आपको ऐसा भी लिखा मिल जाता है यार, E a cos थीटा। क्या मिलता है? बट कंफ्यूज मत हो, बेसिक समझ होगा। एक ही फार्मूला आप लर्न करके रखो और वो एक ही फार्मूला अपने काम का है, उसी से सारी कहानियां हो जाएंगी। दैट इज द ये। इसको ध्यान में रखना, ये मत बोलना आप लोग कभी, गलती से भी मत बोलना मरते दम तक। अरे मरते दम तक क्या ही करना है सर, इसका पढ़ लिख लेंगे, नौकरी लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी अच्छा खासा, क्या ही करेंगे इसका, है ना? नहीं बच्चा ऐसे मत करना, ठीक है। चलो अब यहां से कुछ बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक कितना होता है? यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट कितनी बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कितनी बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरी बात, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चा लोग? अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। तीसरी बात, इसकी जो डायमेंशन है, यहां नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं लिखता चला जाऊं, पता चले विजिबिलिटी नहीं है। हाँ दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इसके डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन कितना हो जाएगा? देखो डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो डायमेंशन लिखने के लिए क्या करेंगे भैया? न्यूटन यानी फोर्स की डायमेंशन mlt-2 मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का मतलब कूलम, कूलम का मतलब 80। तो ये क्या मिलेगा? देखो जरा, एल और एल मिलकर के हो जाएगा ml⁻3। यहाँ पे t-2, ये भी t ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 और ये ऊपर जाएगा तो a की पावर -1। दैट इज द डायमेंशन ऑफ क्या? सॉरी क्या पढ़ रहे थे पहले? हाँ, दैट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहां से क्या याद रखना अपने को? सिर्फ ये फार्मूला ध्यान रखना। क्या? ये फार्मूला। अब इस पे बेस्ड थोड़ा सा 2-4 अपन लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो फिर थोड़ा सा फील आ जाएगी चीजें क्या होती है, फिर अपन लोग चलेंगे गॉस थ्योरम पे, ठीक है? चलो क्वेश्चंस को देखते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन से अपन लोग शुरुआत करेंगे। ये मान लेते हैं अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पे हमने आर रेडियस की एक रिंग रख दी है। आर रेडियस की हमने क्या रखी है? ऐसे एक रिंग रखी हुई जिसकी रेडियस आर है, फील्ड ई है। तो आपसे पूछ रहा है भैया फ्लक्स बताओ कितना होगा? क्या पूछ रहा है आपसे? अच्छा, रिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे ये मान लो रिंग है आपके पास, क्या है? ये टेप है, कुछ है नहीं आप समझाने के लिए। ये मान लो रिंग है और फील्ड लाइन ऐसे गुजर रही है, रिंग ऐसे रखी हुई है ऐसे, और इसके अंदर से ऐसे फील्ड लाइनें गुजर रही है। समझो? तो फील्ड लाइन क्या होगा? अब ये रिंग है, रिंग को समझना, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ऐसे एरिया वेक्टर इधर, फील्ड लाइन भी किधर जा रही है? इधर से जा रही है, मतलब एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। समझ गए बात को? यहाँ पे एंगल आपको हिंट मिल गया, एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 5 करो फटाक से, 30 सेकंड में टाइम लो, करो। 1 2 3। चलो उम्मीद करते हैं आप लोगों का आंसर आ गया होगा। देखो करते हैं इसको। तो हमें पता है कि फ्लक्स का जो फार्मूला है अपने पास बच्चा लोग, वो क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ds।
तो देखो, तो फ्लक्स फाई ई की वैल्यू क्या मिलेगी, इंटीग्रेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या मिलेगा, ई डी एस। मैंने अभी बताया कि भाई यहां पर अगर आप छोटा सा कोई एरिया वेक्टर लेते हो तो उसकी डायरेक्शन ये होगी इसके एरिया वेक्टर की, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर तो इधर आएगा फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल हैं, तो ये आ जाएगा cos 0। तो फ्लक्स क्या मिलेगा भैया, ई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये कितना बनेगा ds, और इस रिंग का एरिया क्या होगा भैया, एक सर्कल जैसा है, ठीक है ना। एरिया जब क्या होता है पूरा भैया ऐसे आप ds 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 पूरा पूरा करोगे तो कितना मिलेगा, तो जो फ्लक्स आ जाएगा E, और एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या बनेगा, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर है ना, तो कैपिटल आर मान लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको जो फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स फाई ई का मान मिलेगा, वो क्या मिलेगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखो, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ऐसे ही अपन करते हैं क्वेश्चन और थोड़ा सा फील लेते हैं चीजों को, ठीक है। इस बार मैंने ये रिंग रखी, ये रही रिंग अपने पास, थोड़ा ढंग से बन जाए यार, नहीं बन रहा, क्या किया जाए इसके लिए। चलो जैसे भी बन गई ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें, है ना। ये रही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये अपने पास रही इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो यहाँ पे ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका जो एरिया, रेडियस अगेन क्या है, रेडियस भैया, रेडियस इसका अगेन आर है, और यहाँ पे ये रहा एरिया वेक्टर, ये ऐसे रखी हुई एंगल पे, तो इसका एरिया वेक्टर ये रहेगा, ये रहा एरिया वेक्टर, और ये एंगल मैंने मान लिया कितना क्रिएट कर रहा है फील्ड के साथ में, 30 डिग्री क्रिएट कर रहा है। तो आपको क्या बताना है, आपको वही काम फिर से बताना है, फ्लक्स बताना है। आपको मैं फटाफट ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए E बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी E बाई रूट 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी रूट 3 बाई 2 E पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एक टाइम कर लो, 1 मिनट का टाइम लो, फटाक से करके बताओ जल्दी, क्विक 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 क्विक। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा, जल्दी बताओ। चलो देखो 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 सॉल्यूशन देखो इसका। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भैया, वही कहानी है यार, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट ds cos थीटा। तो फ्लक्स फाई E बराबर क्या मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखो, आपको पता है कि पूरा इंटीग्रेशन इसका एरिया मान लेते हैं, क्योंकि E तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, थीटा भी फिक्स हो रखा है, खाली एरिया का इंटीग्रेशन होगा। तो हम लोग इसको सीधा सीधा क्या लिख रहे हैं, E a cos थीटा लिख ले रहे हैं। तो E कितना होगा, E ही होगा। एरिया कितना होगा बच्चा, पूरा एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर, और एंगल कितना है यहाँ पे cos 30, कितना है cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग, cos 30 रूट 3 बाई 2 कितनी होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, कितनी होगी अंडर रूट 3 बटे 2। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज द रूट 3 बाई 2 E पाई आर स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन मैच करेगा, रूट 3 बाई 2 E पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना एक बार, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन करता हूँ। क्वेश्चन का मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ इस क्वेश्चन के। इसी क्वेश्चन में करेंगे, चलो ये हम मान लेते हैं, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यहां तक है, सिर्फ आधे पोर्शन है। अब आपको फ्लक्स बताना है, क्या बताना है आपको, फ्लक्स बताना है। फील्ड लाइन सिर्फ आधी से गुजर रही, नीचे फील्ड लाइन कोई भी नहीं है। ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आपको बताना है भैया कितनी फ्लक्स गुजरेगा। 1 मिनट का टाइम लो फटाक से और करके बताओ। चलो हो गया, ठीक हो। तो क्या करेंगे यहाँ पे भाई, अगेन वही काम करना है जो करते हैं, है ना, भाई फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E a cos थीटा। अब इस बार फील्ड तो वही है, बट एरिया कितना है, एरिया इस बार है पाई स्क्वायर बाई 2,
इंटू में cos 0 डिग्री। तो ये क्या बनेगा E इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। चलो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसे मजेदार वाले, ऐसे एंजॉय करते हैं ना, क्वेश्चन ही तो करने हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फ्लक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार मान लेते हैं, चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, सिंपल ही रखते हैं अभी। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है ना, और क्या है कि यहां पर आपको एक सरफेस दिया हुआ है कुछ इस कदर, एक आपको स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? चलो एक ये रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसकी ये लेंथ कितनी है, ऐसे नहीं बनाते, चलो ऐसे मजा नहीं आएगा। पहले तो इसको परपेंडिकुलर करके देखते हैं कितना आप लोग कर पाते हो। ओके, तो ये हमने मान लिया ये फील्ड लाइनें हैं। ओके, और यहां पर हमने कोई एक रेक्टेंगल मान लिया। चलो यहां पर हमने ये कोई एक रेक्टेंगल ले लिया, ये जिसकी लेंथ L है और जिसकी ब्रेथ कितनी है B है। ओके, और इसका जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर, ये हमने मान लिया है कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल है इसका एरिया वेक्टर का? 60 डिग्री। तो अब चलो फटाफट इसका फ्लक्स निकाल के बताओ कितना होगा। ओके चलो इसका निकालो, तब तक मैं इधर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूं थोड़ा सा। इस बार मैंने क्या किया है, एक मैंने क्यूब ले लिया। ये क्वेश्चन दमदार है, मजा आएगा इसको करके थोड़ा सा। ये मैंने क्यूब ले लिया, ठीक है। ऐसे ना बनाते हैं, ऐसे में अपने पास मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। उसको आप लोग करें तब तक फटाफट उसको करें और आंसर अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। ये हमने मान लिया ये एक्स कैप है, ये हमने मान लिया ये वाई कैप है, और ये इसका क्या है जेड कैप। ओके, अब हमने मान लिया कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई इस सब की जो साइड है, साइड कितनी है, जो हमने इसकी साइड मान ली है, हमने साइड माना है कि इसका मान लेते हैं, चलो 2 मीटर साइड लेते हैं, सारे क्यूब है 2 मीटर है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड हमने मान लिया है जो E है, वो सिर्फ और सिर्फ जो वेक्टर E है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर E है वो आपका E एक्स कैप, ठीक है। चलो यहाँ पे 2i कैप ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, 2i कैप। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताओ। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है ना, जहां पे फील्ड की डायरेक्शन एक्स कैप है। तो यहां पर भी आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करो आप लोग, देखो जरा कितना आता है। 1 मिनट का टाइम है, दोनों सॉल्व करके आंसर दो। चलो अब दोनों क्वेश्चन को करके देखते हैं कितना होगा। इस पे अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा इसके सॉल्यूशन में हमें, वही होगा फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई कितना है अपने पास, ई ही दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं दिया था, ई मान लो अभी के लिए, है ना, गुस्ताखी माफ हो यार। एरिया कितना होगा भाई, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू में cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा E BL डिवाइडेड बाई 2, इतना न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट भी लिख देते हैं, थोड़ा सा बेहतर है, क्लियर। इतना यहाँ पे फील्ड लिखा, यहाँ पे आओ थोड़ा सा फील करते हैं चीजों को भाई। इस पे 6 सरफेस है, क्यूब है, इस पे 6 सरफेस कौन कौन से हैं जरा देखो, बहुत ध्यान से समझना। इस पे मैं इसको नाम दे रहा हूं, चलो मैं बोल रहा हूं A B C D, और यहां पर कुछ है, इनको नाम दे रहे हैं, चलो क्या E A B C D हो गया, E F G H, समझ। अब इसके 6 फलक कौन कौन से हैं जरा इसको नाम देते हैं। तो सबसे पहले अपने पास ये रहा नीचे वाला फलक, ठीक है ना,
कौन सा फेस है। अच्छा मैं इधर वाले को मिटाता हूँ, बहुत कायदे से मैं आपको ये बातें समझाना चाहता हूँ, उतना डिटेल में इसलिए क्योंकि आज अपन मुझे नहीं लगता है कि गॉस लॉ कवर कर पाएंगे, तो इसको ढंग से समझते हैं भाई। एक फेज अपने पास कौन सा ए बी सी डी, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, अभी जो फ्लक्स निकालना है ना, क्या निकालना है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स 5, तो ये किसके कारण होगा, अलग अलग फेज है ना, कौन सा पहला फेज है, ए बी सी डी, कौन सा फेज है, लिखो जरा, फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी प्लस, ये पहला फेज। दूसरा फेज कौन सा होगा, ये ऊपर वाला, इसको हमने पहला मान लिया, ये रहा ऊपर वाला, दूसरा मान लिया कौन सा है, ई एफ जी एच, तो प्लस 5 थ्रू किसके हो जाएगा, ई एफ जी एच प्लस 5। तीसरा फेज ये वाला देखो, ए डी जी एच, ये वाली दीवार, तो इसकी वजह से देखेंगे फ्लक्स क्या है, ए डी जी एच, ए डी जी एच प्लस, ये हमने मान लिया तीसरा। चौथा हमने ये मान लिया, कौन सा है, बी सी ई एफ, ठीक है, फ्लक्स थ्रू बी सी ई एफ, फिर हमने ये चौथा हो गया, ये पांचवा ये रहा ऊपर वाला, ठीक, पांचवा ये पीछे वाला, कौन सा, पीछे वाली दीवार कौन सी है अपने पास, सी डी एफ जी, कौन सी है, तो फ्लक्स थ्रू ये रही सी डी एफ जी, ये ऊपर पीछे वाली दीवार, समझ रहे बात को। और उसके बाद इसको यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, पांचवी, और छठा क्या है अपने पास, ये सामने वाली कौन सी, ए बी ई एच प्लस फ्लक्स थ्रू क्या हो जाएगा, ए बी ई एच। मजा आएगा करके इस क्वेश्चन को, बड़े कायदे से समझना। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, आप लोग थोड़ा सा अकेले के लिए, ठीक है, बात ये बतानी है आपको कि जो ये वाला फ्लक्स, ध्यान से समझो, फ्लक्स ए बी सी डी, फ्लक्स कौन सा है, ये ए बी सी डी, इस पे ये आपका मैं एरिया वेक्टर लूं तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ। फील्ड किधर है, एक्स डायरेक्शन में, समझो बात को, एरिया वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में, फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, एंगल में कितना बन गया, 90 डिग्री, समझे बात को। ये नीचे वाला फेस देखो, ए बी सी डी, ये नीचे वाला, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, नीचे, फील्ड किधर है, इधर, एरिया वेक्टर नीचे, एंगल में कितना बना, 90 डिग्री, और यहां पे यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है अपने को, 90 डिग्री दिख रही है। और 90 डिग्री का मतलब क्या भाई, फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, कितना होता है, ई ए कॉस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, ये थीटा अगर 90 है, इसका मतलब ये क्या मिलेगा, 0, यानी यहां से फ्लक्स क्या आया, 0 है। कोई समस्या। फिर ई एफ जी एच, ये ऊपर वाला सरफेस, ई एफ जी एच ये वाला, अब इसकी वजह से अगर मैं फील्ड की बात करूं, इसके डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, अगेन फील्ड किधर है, एक्स डायरेक्शन में, ये किधर गया, वाई डायरेक्शन में, किधर गया, वाई डायरेक्शन में, फील्ड किधर है, एक्स डायरेक्शन में, एंगल कितना, 90 डिग्री, तो यहां पर भी आपको थीटा क्या मिल रहा है बच्चा, 90 डिग्री, मतलब इसकी वजह से भी फ्लक्स 0। चलो बहुत बढ़िया। अब ए डी जी एच कौन सा है, ए डी जी एच, ये वाला सरफेस, ये वाली दीवार, कौन सा सरफेस है, ए डी जी एच, ये वाली सरफेस है, ठीक है, ये वाली। अब इसका जो फील्ड होगा, फील्ड किधर होगी भैया, सॉरी, फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एक्स कैप में, और इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये फील्ड किधर है, इसे इधर, और ये एंगल कितना बनेगा, यहां पर देखो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है, एरिया वेक्टर इसका इधर है, एक इधर है और एक इधर, एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। क्लियर है बात। चलो देखो आगे देखो, बी सी ई एफ कौन सा है, बी सी ई एफ, ये वाला फील्ड देखो जरा, ये अपने पास क्या है, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार हो गई बी सी ई एफ, तो इसके लिए फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर इधर होगा, यानी एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। फिर आ जाओ सी डी एफ जी, ये वाली, सी डी कौन सी है, सी डी एफ जी, पीछे वाली दीवार, ये ठीक है, जो पीछे वाली, समझना फील्ड किधर है, इधर, और जो पीछे वाली दीवार है उस पर एरिया वेक्टर किधर होगा, ये ऐसे होगा ना, पीछे वाली दीवार, तो पीछे वाली ये जैसे मान लो बोर्ड है, अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ ना, उधर जाता होगा बाहर की तरफ, एंगल में कितना बनेगा, फिर देखो एरिया वेक्टर उधर है, फील्ड इधर है, फील्ड किधर है, एक्स की डायरेक्शन में, फील्ड किधर है, एक्स की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर अंदर, एंगल में यहां पर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री, एंगल यहां पर भी कितना दिख रहा है हमें, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90, इसका मतलब फ्लक्स 0। सेम कहानी
ये आगे वाला जो फोर्स है ना ABEH, ये आगे वाला जो फ्रंट वाली दीवार है, फिर से वही कहानी भाई, फ्रंट वाली दीवार है तो एरिया वेक्टर इधर, ठीक है। फील्ड ये देखो जो फ्रंट वाली दीवार है उसके लिए एरिया वेक्टर किधर आएगा, सामने बाहर की तरफ, और ये फील्ड कितना एंगल 90 डिग्री, तो इसकी वजह से भी फ्लक्स 0, थीटा की वैल्यू 90 यानी फ्लक्स 0। तो किसकी वजह से आया, EFGH की वजह से और इसकी वजह से। तो फाई ई देखो जरा, सॉरी यहां पर 180 डिग्री है तो यहां पर फ्लक्स क्या मिलेगा, माइनस का E इंटू ए, कॉस 180 कितना होगा -1, और इसका प्लस, तो इसका तो प्लस का E इंटू आ जाएगा भाई, क्यों है तो एरिया सेम होगा यानी कट के नेट फ्लक्स कितना आ गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर 0 क्यों आया, क्योंकि भैया देखो फील्ड इधर से जा रही थी तो जितनी फील्ड यहां से अंदर गई उतनी वहां से बाहर निकली, तो नेट क्या हो गया 0, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं यहां से एक रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्लोज बॉडी, कोई भी क्लोज सिस्टम, क्लोज बॉडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, कोई भी क्लोज बॉडी एक्सटर्नल फील्ड में रखी हुई है तो उसके थ्रू गुजरने वाला नेट फ्लक्स ऑलवेज 0 होगा, अगर चार्ज उसके अंदर कोई प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, ड्यू टू दिस रीजन क्या होगा, नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा एक काम करो, ये रहा आपके पास एक सिलेंडर, ठीक है, जिसकी ये एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। अब यहां से देखो जरा, ये भाई एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है तो यहां से जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइन यहां से बाहर निकल जाएंगी, नेट यहां पर भी फ्लक्स क्या हो गया 0, क्योंकि एक्सटर्नल में। खेल कब बदलेगा, जब इसके अंदर कोई चार्ज बैठा होगा, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर, इधर की वजह से फील्ड भी इधर होगी, इसकी वजह से इधर भी, फिर चीजें बदलेंगी। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है, अगर कोई भी क्लोज सिस्टम, क्लोज बॉडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है तो उसकी वजह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स हमेशा 0 होगा। ये बात याद रखना मेरे बच्चे, ठीक है ना। वो कहते हैं शकुनी महाभारत में, ठीक है, कि मेरे बच्चे युद्ध भूमि से खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है ना। तो थोड़ा सा विचार करना इन बातों पे आप लोग भी, ठीक है बच्चा लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, तो अगला जो अपना होगा लेक्चर नंबर 6, ठीक है। कल अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज अगले लेक्चर में खत्म कर चुके होंगे, भले ही मुझे वो 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरूरी है कि अब इसको हम लोग खत्म की ओर ले चले, बहुत हो गया इतना टाइम, अगर हम लोग एक चैप्टर पे देंगे तो बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी, है ना, और खत्म भी करना टाइम से पहले सिलेबस को भी। तो कल अपन गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस के फार्मूले और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो आप लोग मस्त रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए चीजों को, एंड थैंक यू सो मच एवरीथिंग। एंड हाँ एक बात और यार, प्लीज बात क्या, अगर आपको वीडियो पसंद आती ना, बहुत मेहनत लगता है बच्चा लोग, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत लगती है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लगता है कि हाँ चीजें अपने काम की हैं, अगर आपका दिल कहता है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, और 2-4 दोस्तों को भेज देना, बस इतनी सी आपसे डिमांड है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और मैं वादा करता हूं आप लोगों से, जितने भी लोग हैं, आने वाले टाइम पर सारी क्लासेस अपनी होने वाली है, सच बता रहे। नेक्स्ट ईयर में तो खैर आप लोग नहीं रहेंगे, बट हाँ आपके छोटे भाई बहन या जो भी लोग होंगे, आने वाले सत्र में आपको पूरी क्लासेस, क्लास 11th 12th की पूरी फिजिक्स मिलेगी आपको। बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं कोशिश करूंगा, बट हाँ ये चीजें मैं जरूर करने वाला हूँ। 11th और 12th पूरी की पूरी फिजिक्स में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के साथ में। सो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा बाय बाय।